नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। ये एनसीईआरटी क्लास 8 की मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और क्लास 7 में भी आप लोगों को चीज़ें मिली जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं ये छोटी क्लासेस की बुक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं आपके डिफेंस के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे एनडीए हो, चाहे आईएएस हो। तो आइए ज़रा क्लास 8 की एनसीईआरटी डिस्कस करना शुरू करें। स्टार्ट करने से पहले भाई रेफरल कोड बताना ज़रूरी है। अगर आप में से कोई भी मेरी क्लासेस लगाना चाहता हूँ वांट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन बाय यूजिंग दिस कोड प्रतीक तक्षशिला। थोड़ा सा मशहूरी करना ज़रूरी है, फिर शुरू करते हैं अब रिसोर्सेज के बारे। ये सारा वैसे बुक ही इस क्लास 8 की क्लास में मैक्सिमम रिसोर्सेज के बारे ही डिस्कस्ड है। क्लियर है जी? तो चलिए फिर शुरू करें। रिसोर्सेज, right? Utensils, the bottle of honey, books, each of these has a use, so that is what they are important. So these are basically resources. कोई भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी हो, जो यूटिलाइज हो, उसको रिसोर्स कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड a need is a resource, right? The water you drink, you are thirsty. The electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from there, the textbook you use to study, all are basically resources. So electricity, rickshaw, vegetable, textbook have something in common. They have utility, right? All resources have some value, which means worth. Resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। ये हम पढ़ेंगे पेटेंट पोटेंट इकोनॉमिक्स में भी। अब अगर मैं बात करूँ, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, राइट? टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो चेंज कर सकते हैं सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। दे आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अगर आपको कोई भी चीज़ को अपने यूटिलिटी में लाना, तो टेक्नोलॉजी और टाइम। Clear ideas, knowledge, invention, discovery that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many other. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. So याद रखिएगा, रिसोर्सेज में हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, राइट, दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट सच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. The air we breathe, the water in our lives, in our rivers and the lakes are all natural resources, right? उसके बाद अगर हम बात करें, इनको दो कैटेगरीज में बांटेंगे. वन इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अदर इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करूँ, विच कैन बी रिन्यूड, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, राइट? दे आर अनलिमिटेड. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट दिस टू. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाएंगे, राइट, वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं कुछ, राइट, लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? पॉपुलेशन. अगर वो पढ़ी लिखी ह्यूमन रिसोर्स उसको कहेंगे. द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल, दो दे आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अ ह्यूमन एज अ रिसोर्स. वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटीरियल इन टू अ वैल्यूएबल रिसोर्स. आइए ज़रा आगे देखते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. इसीलिए आज आपको शायद समझ आया कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, हेल्थ इम्पॉर्टेंट क्यों है, सरकार इन पे फोकस क्यों करती है. क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी देश के लिए रिसोर्स तभी है अगर वहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं और वहाँ पर हेल्दी लोग हैं, तो वो काम करेंगे, उससे कुछ ना कुछ सरकार की नीड्स, पूरे समाज की, सोसाइटी की नीड्स पूरी होंगी. So skills so that they are able to create more resources is called human resource development. Very important human resources we will be discussing because India के पास सबसे बड़ा इस समय अगर रिसोर्स है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट ही है, ह्यूमन रिसोर्स ही है.
So she dreamed that all water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade, nothing to drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. We are not careful, then even renewable resources can become scarce. And non-renewable resources one definitely get exhausted. So balancing the need of used resources and also conserve them for future is called sustainable development. ये वर्ड याद रखिएगा. आप रिसोर्सेज को इस हिसाब से डेवलपमेंट लाएं कि फ्यूचर आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना आए. उस चीज़ को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. राइट. तो ये था जी सम प्रिंसिपल्स. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, enable communities to take care for their own environment. तो ये है जी our duty is to ensure renewable resources are sustainable, diversity of life on earth is conserved. चलिए अगला चैप्टर देखते हैं जी. सिंपल था, रिसोर्सेज क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ये चीज़ हम डिस्कस की है. अगला लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Clear. Mother in the house and joins her brothers in the taking care of their goats. Is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. Toiling मतलब काम करके. This is not enough to feed their family for the whole year. So Peter lives in the heart of the sheep rearing region. So Mamba and this are there. So land is among the most important natural resource. It covers only about 30% of the total area of Earth's surface, and all parts of the small percentage are non-habitable. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountain, low-lying areas susceptible to water. ये चीज़ याद रखिएगा. पॉपुलेशन जो है हमारे पूरे लैंड रिसोर्स पे भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर है, क्योंकि डिपेंड करता है लैंड और क्लाइमेट पे. जब पहाड़ियाँ हों, स्टीप स्लोप्स हों, तो वहाँ पर दे आर लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर, तो वहाँ पर ईजिली नहीं. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया. जो 90% दुनिया की आबादी है वो सिर्फ 30% आबादी रह रहे हैं लैंड पे. बाकी जो 70% है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है या अनइनहैबिटेड है. डेजर्ट्स में नहीं रह सकते, थिक फॉरेस्टेड एरियाज में नहीं रह सकते. रिवर वैलीज आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. अगर मैं लैंड यूज़ की बात करूं तो लैंड किस किस चीज़ में यूज़ होता है ये भी समझना पड़ेगा जी. हमें एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, माइनिंग में, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. The use of land is determined by physical factors like topography, soil, climate, minerals and availability of water. तो यूज़ ऑफ लैंड डिपेंड करती वहाँ की रिलीफ फीचर्स पे, वहाँ की मिट्टी पे, वहाँ के क्लाइमेट पे और वहाँ पर मिनरल्स और पानी कैसे, इन चीज़ों पे. तो लैंड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप. एक प्राइवेट लैंड होती है, एक कम्युनिटी लैंड होती है. Private land is owned by individuals, whereas community land is owned by community for common uses, like fodder, fruits, nuts, medicinal herbs. People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. आबादी बढ़ती जा रही है, ठीक है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है. Quality of land differs from place to place. People started encroaching lands to build up commercial spaces. राइट. उससे क्या हो रहा है, वास्ट चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी. लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड स्लाइड्स आ रहे हैं, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं. अगला अगर बात करें कंजर्वेशन, तो लैंड रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे है. ग्रोइंग पॉपुलेशन, उससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है और एरेबल लैंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग द नेचुरल रिसोर्स. द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड. Afforestation, land reclamation, then regulated use of chemical pesticide and fertilizers, checks on grazing are some of these. अगर मैं अगली बात करूँ तो सॉइल की,
The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to the land. Landforms determine the type of the soil. Soil is made up of organic matter, minerals, weathered rocks. This happens through the process of weathering. सॉइल बनती कैसे? ऑर्गेनिक मैटर इन चीज़ों से बनती है. आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रीज ऑफ द अर्थ डाउन. They often take place in conjunction with earthquakes, floods, and volcanoes. Prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide and can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlement downstream. Clear hilly terrain landslides have been a major widely spread natural disaster. रिसेंटली आपने देखा कश्मीर अभी चल रहा है, हिमाचल में यही चीज़ हुई है. फिर उसके बाद मिटिगेशन का क्या, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं ऐसे डिज़ास्टर को. हज़ार्ड मैपिंग होनी चाहिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. राइट. इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर, जितना फॉरेस्ट लग सके लगाएं. टॉप सॉइल जो होती है ये वाली लेयर होती है, उसके नीचे सब सॉइल है, सैंड सिल्ट क्ले इसके ऊपर है, और नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल है, सबसे नीचे पेरेंट रॉक है. सॉइल फॉर्मेशन के अगर फैक्टर्स देखें, एक तो पेरेंट रॉक होगा, वो जिस पत्थर से बन रही है उसके केमिकल, उसके टेक्सचर पे डिपेंड करता है. फिर वो रिलीफ पे डिपेंड करता है कैसा है, पहाड़ है, प्लेन है, प्लेट्यू है, स्लोप, ऑल्टीट्यूड, उससे पता चलता है. फिर फ्लोरा फोना, प्लांट्स, एनिमल्स, और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं. क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, तापमान कैसा, बारिश कैसी है, उस पर डिपेंड करती है सॉइल. और फिर टाइम. राइट. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ये याद रखिएगा. एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कैसे सॉइल को कंजर्व किया जाता है डिग्रेडेशन से. एक कंजर्वेशन मेथड है मल्चिंग. मल्चिंग क्या होता है? आप ग्राउंड को, प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद स्ट्रॉ. जो ग्राउंड है उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर, पत्ते पुत्ते खूब फेंक दो, उससे क्या होगा, वो रिटेन करेगा सॉइल मॉइस्चर और मिक्स हो जाएगा. इसको कहते हैं मल्चिंग. दूसरा कंटूर बैरियर्स. क्लियर है. स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कंटूर्स. बाहर आप जहाँ पे ज़मीन खेती हो रही है उसके बाहर कंटूर्स बना दें. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, ताकि पानी अंदर स्टोर हो जाए. रॉक डैम भी बनाया जाता है. ये टेरेस फार्मिंग समझ आती है, दिख रही है, ये भी पेपरों में कहीं पहाड़ों में दिस इज टेरेस फार्मिंग. और इसको कह रहे हैं कंटूर प्लोइंग. पहाड़ पे साइडों पे ऐसे कंटूर प्लोइंग. इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. फिर उसके बाद कंटूर प्लोइंग भी हमने समझ लिया, पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ द स्लोप. और फिर शेल्टर बेल्ट्स. कोस्ट एट ड्राई रीजन्स, रोज आर ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक. अगर मैं पानी की बात करूं, पहले तो हमने लैंड रिसोर्स के बारे में बात की, अब पानी की. एक वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. क्या? पानी. पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी है, और वाटर प्लैनेट इसको कहते हैं. 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इट्स अ प्रिमिटिव ओशन. टुडे ओशंस कवर 3/4 of the 2/3 of the earth's surface. Ocean water is saline, not fit for human consumption. Fresh water is only 2.7%, or 70% of this occurs as ice sheets, glaciers. Only 1% is available fit for human use. और वो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स. ये आप बड़ी कक्षा में देखोगे फ्रेश वाटर किस किस फॉर्म में है. सबसे कम रिवर के फॉर्म में और सबसे ज़्यादा आइस कैप शीट्स के फॉर्म में. और ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. और मात्र पूरा पानी में अगर बात करें तो सिर्फ 2.7% पानी पीने लायक है. मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस, ना तो ये एडेड नॉट डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द अर्थ. Its volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion. Cycle चलता रहता है. The land, water, air, back again through the processes of evaporation. Right? And this is called as water cycle. Next अगर बात करें तो भाई बात कर रहे हैं हम ह्यूमन यूज़ की, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी की. राइट. Next, most of these chemicals are non-biodegradable.
reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents and this thing. I hope everybody is clear. नेक्स्ट बढ़िए, नेचुरल वेजिटेशन, और अब बात करेंगे इसकी सॉइल्स की। Visiting an exhibition of handicrafts, the what articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Right, natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere. बायोस्फीयर वहीं पे लाइफ जहाँ पर पानी, जमीन और हवा मिले. Living beings are interrelated, interdependent. The vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with the timber, give shelter to animals. Oxygen we breathe, protect soils. Right? Essential for growing crops, act as this thing. यहाँ पर यही बात करनी है. आपने सभी ने सुना होगा वल्चर्स इंडिया सब कॉन्टिनेंट में डाई हो रही थी बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, बिकॉज दे आर मैनुअल्स. ये स्कवेंजर्स होते हैं, इनको नेचुरल स्कवेंजर्स कहते हैं, क्योंकि जितने भी लाइफ स्टॉक है जो मर जाता है उनको खाते हैं. लेकिन हुआ क्या, जो लाइफ स्टॉक जिनको डाइक्लोफिनेक से ट्रीट किया गया था, राइट, वो इनके फूड चेन में चला जाता है एंड दैट इज़ व्हाट दे हैव बीन देयर, जिस कारण वल्चर्स डेथ हुई. सो इसीलिए एफर्ट्स आर ऑन टू बैन द ड्रग फॉर लाइफ स्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर्स इन कैप्टिविटी, क्योंकि कल वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो गई. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wool. Bees provide us honey, help in pollination of flowers and this thing. So the birds feed on insects and act as a decomposers as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and is vital cleanser of the environment. अगर मैं अगली बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की, the growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, scrubs and tundra. Heavy rainfall, huge trees may thrive. Forests are thus associated with areas having abundant water supply. जितना पानी का सप्लाई कम होगा उतने ही ट्रीज की हाइट, साइज और डेंसिटी कम होगी. शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज, ग्रासेस ग्रो अगर वहाँ पर बारिश कम हो, राइट. थॉर्नी श्रब्स और वो हों अगर बिल्कुल ही लो रेनफॉल हो. सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव थॉर्न्स फ्लेक्सी. तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वी हैव एवरग्रीन फॉरेस्ट, अगर बारिश कम हो तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, अगर उससे भी कम हो तो ग्रास, अगर उससे भी कम हो तो डेजर्ट. ऐसा हमने पढ़ा था. 200 से 250 के बीच में तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, 100 से 150 के बीच में होगा तो डेसिडुअस सेंटीमीटर, और फिर अगर 75 सेंटीमीटर तक का तो ये क्या है जी, ग्रासेस, और फिर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो तो डेजर्ट होगा. ये हम वैसे पढ़ते रहे. टुंड्रा वेजिटेशन भी, मोजेस और लिकन्स, ये भी बार बार हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में. More people in that there were 2 centuries back to feed the growing numbers. Large number of forests have been cleared and to grow crops. So conservation of natural and vegetation and wildlife के लिए, right, deforestation, soil erosion, destruction activities, forest fires, tsunami, landslides are some of the human factors that accelerate the process of extinction. Is poaching, sharp decline in the number of particular species. For collection, illegal trades, ये कुछ नहीं है जी. So we need to create a balance. Conservation होना चाहिए creeks का, lakes का, wetlands का, to save the precious resource from depletion. Awareness programs, social forestry, Van Mahotsav shall be encouraged at the regional and community level. An international convention CITES has established the list several species of animals and plants and birds in which trade is prohibited.
राइट। साइट्स आप सभी को पता है, फुल फॉर्म भी पता है, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, international agreement between governments to ensure the international trade in resi specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. क्लियर हो गया जी ये सभी को? ये था हमारा चैप्टर 2 जो हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स एंड दिस थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अभी हम समझेंगे थर्ड चैप्टर मिनरल और पावर रिसोर्सेज पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर 3, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, राइट। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज में अब अगर हम समझें, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट इज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन इज अ मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा तो है नहीं कि सब जगह पे बराबर मिनरल्स पड़े हैं, कुछ एरियाज में कुछ मिनरल्स हैं, कुछ जगह पर कुछ हैं। Some minerals are found in areas which are not accessible, like Arctic ocean bed में बहुत minerals हैं, Antarctic में. The salt in your food and graphite in your pencil are also the minerals. So minerals are formed in different types of geological environment, varying conditions. They are created by natural processes on the basis of their physical properties, right? अगर मैं types of minerals की बात करें तो metallic होते हैं और non-metallic होते हैं ये minerals. मेटालिक मिनरल्स में अगर मैं बात करूं तो फेरस है और नॉन फेरस है। क्लियर है जी? मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। नॉन फेरस कौन से हैं? जिसमें आयरन ना हो बट अदर लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। Limestone, mica, gypsum are some of the examples of these minerals. माइनिंग में भी अगर हम बात करें, ये ओपन कास्ट माइनिंग होती जो कि एक शैलो माइनिंग है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, और दूसरी होती शैफ्ट माइनिंग जो कि बहुत अंदर ग्रेट डेप्थ पे जाना होता है, राइट। ड्रिलिंग मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करूँ, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formations that form large plateaus. Iron ore in North Sweden, copper, nickel deposits in Ontario, copper and nickel deposits in Ontario, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are some of the examples. Sedimentary rock formations of clay. So young folded this limestone deposits of the Caucasus रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया, फॉस्फेट बेड्स। तो मतलब अलग अलग मिनरल्स हमारी नेचर में पड़े हैं। इस चैप्टर में वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये समझ आ जाएगा कि दुनिया में मिनरल्स अलग अलग जगह पर, यूरोप में आयरन और खूब है जी, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में खूब आयरन है, और बाकी भी मिनरल्स हैं। स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट, ये भी देखिए जी। कैनेडियन शील्ड हम पढ़ेंगे, कनाडा की शील्ड है पूरी। उसके बाद एपलेशियन नॉर्थ अमेरिका में वेस्टर्न कॉर्डिलेरा एंड लेक आर एग्जाम्पल्स, और ये एरियाज भी हमें पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। क्लियर है? और ये कनाडा, यूएस, जो नॉर्थ अमेरिका, इनके पास मिनरल्स ही इतने हैं, राइट। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड, राइट। कोल एपलेशियंस में, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में एवरेस्ट द डिपॉजिट्स कॉपर, लेड, इसलिए ये देश अमीर है जी नॉर्थ अमेरिका में। अगर साउथ अमेरिका में बात करें, चिली, पेरू आती हैं कंट्रीज़, वो भी आपने देखी हैं इस तरह, तो वो भी वर्ल्ड्स, ब्राज़ील, वो कॉपर है चिली में खूब, ब्राज़ील और बोलीविया में टिन है जी। साउथ अमेरिका हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक एंड दीज मिनरल। अ ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड, याद रखें। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऐसे कई बार फैक्ट्स आते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड एंड द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइट का अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड ये दो माइंस तो पक्का याद रहे, कालगोली एंड कूलगाली, राइट। दे आर एरियाज ऑफ वेस्टर्न यूरोप हैव द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड।
एंटार्क्टिक में वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन ट्रांस अटलांटिक एंटार्क्टिक माउंटेन्स आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न आर देयर। इंडिया में बात करें तो लोहा आपको मिलेगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका तक। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का भी खूब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। माइका इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है माइका का दुनिया में। और याद रखिएगा माइका झारखंड में कोडरमा माइंस हम पढ़ेंगे, राइट। और उधर आंध्र प्रदेश में नेल्लौर माइन भी पढ़ेंगे। 11वीं 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे से माइंस के नाम दिए हैं, राइट। कॉपर अगर देखें राजस्थान में आपको याद होगा खेतरी माइन है, कॉपर के लिए काफ़ी फेमस है। मध्य प्रदेश में, देन झारखंड में, कर्नाटक में, आंध्र में। मैंगनीज भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। अगर मैं बात करूँ लाइमस्टोन की तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा। गोल्ड कर्नाटका में कोलार, KGF देखा ही होगा। हट्टी माइंस भी हैं वहाँ पर, वो भी इसी के लिए। देन सॉल्ट इज देयर। सो मिनरल्स यूज़ आपको पता हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं। कॉइन्स, पाइप्स, राइट। कंप्यूटर इंडस्ट्री में सिलिकॉन यूज़ हो रहा है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बॉक्साइट और ऑल दीज अदर मिनरल ओर्स। अगर पावर सोर्सेज की बात करें हम तो पावर एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। तो एडवांटेजेस पावर में क्या है, एक तो ऑयल का, नेचुरल गैस है जी। कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब जो ऑयल है, जो गैस है, ये कन्वेंशनल है। फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, दे आर टू कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, राइट। Firewood widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of the energy used for this thing. So hydel power is also conventional. याद रखिएगा जी, ये कन्वेंशनल मतलब जो नॉर्मली शुरू से यूज़ होते गए। Remains of the plants and animals which were buried under this thing, fossil fuel, coal, petroleum, these are conventional. कोल abundantly found as a thermal fossil fuel. डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज थर्मल पावर, राइट। इसको बरिड सनशाइन भी कहा जाता है। उसके बाद USA, ये सारी कंट्रीज़ में कोल खूब है। पेट्रोलियम की बात करें तो इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। पेट्रा मीन्स रॉक। आपको पता है ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। मेजर प्रोड्यूसर्स USA, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया इज डिग बॉय, असम में, बॉम्बे हाई, मुंबई में, एंड देन डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। नेचुरल गैस की बात करें तो दोस्त क्रूड ऑयल के पास ही हमेशा नेचुरल गैस मिलती है। रशिया, नॉर्वे, UK एंड नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। CNG जिसको कहते हैं पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल, लेस पोल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। जैसलमेर, KG बेसिन, त्रिपुरा एंड ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। पहला देश जिसने हाइडल पावर बनाई थी वो नॉर्वे है। और हाइड्रो पावर लीडिंग प्रोड्यूसर है जी पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील। अगर मैं नॉन कन्वेंशनल की बात करूं, मतलब जो रिन्यूएबल है, जो इजीली नहीं, तो सलाल आप सभी को पता प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, चिनाब रिवर के ऊपर। सलाल, बगली हार, दुलहस्ती, याद आ रहा है चिनाब। अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं, फेल्ट बायस, वेरी डे। इसमें कुछ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, वेरी सिंपल एंड ईजी। आपको पता होना चाहिए कौन से कन्वेंशन है, कौन से नॉन कन्वेंशन, यही पूछेगा। जियो थर्मल एनर्जी भी पता, नीचे से पानी। मणिकरण इज इन हिमाचल, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया था। जियो थर्मल एनर्जी, नीचे से गर्म पानी निकल रहा है, उसको जियो थर्मल एनर्जी, राइट। टाइडल एनर्जी भी हम हार्नेस कर रहे हैं गल्फ ऑफ कच्छ में, रशिया, फ्रांस, इन जगहों।
फिर बायोगैस है जी, किचन वेस्ट को जो नेचुरल नीच अभी अभी लॉन्च किया गया। सो इट वाज अ वेरी बेसिक चैप्टर। यहाँ पर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल आपके पेपर में पूछा गया। आप साइंस और कह सकते हो कि ज्योग्राफी मिक्स हो रही है। एरियाज अभी हम याद नहीं करेंगे, आने वाली कक्षा में याद करेंगे ये सारे। तो ये थे तीसरा चैप्टर। अब चौथा चैप्टर जी, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो था भी जो हमने डिस्कस किया, दैट वाज अबाउट द मिनरल्स, राइट। हो सकता है मैंने पहले कवर कर दिया, आइए ज़रा देख लेते हैं। थर्ड चैप्टर था, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। अब हमने चौथा और पांचवा डिस्कस करना है। चौथे का नाम इन्होंने दिया हुआ है एग्रीकल्चर पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें सारे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे, विटीकल्चर, ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, ये सारा। फिर है जी पांचवा चैप्टर इंडस्ट्रीज पे, फिर छठा ह्यूमन रिसोर्स पे। चलिए फिर डिस्कस कर ही लेते हैं अब एग्रीकल्चर पे, इंटरेस्टिंग है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चर से होती हैं। प्राइमरी होता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, राइट, जो आप नेचर से ले रहे हो। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड होता है टर्शरी, जिसमें सर्विसेज आता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, इवन एजुकेशन। So growing food, 50% of people are engaged in agriculture activity. 2/3 of the India's population is still dependent on agriculture. Favorable topography of soil, climate are vital for agriculture activity. The land on which the crops are grown is arable land. Right? अगर हम देखें दुनिया में एग्रीकल्चर इन सभी जगहों पे, इंडिया देख लो पूरा ही भरा पड़ा, बाकी देशों में इतना नहीं। Science and art of cultivation of the soil, raising crops is agriculture. Seri is silk, Pissi is fish, Wheat is grapes, and Hoti is fruits, vegetable and flowers. अगर मैं फार्म सिस्टम की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पर ना तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर डाल रहे हो, वहाँ पर नेचुरल पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, केमिकल कुछ नहीं डाल रहे, ना ही जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ डालोगे। सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस मतलब सिर्फ नीड किसकी, अपनी फैमिली की। लो लेवल ऑफ कोई टेक्नोलॉजी नहीं आप यूज़ कर रहे, हाउस घर के ही बंदे वहाँ पर काम कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ स्मॉल आउटपुट, राइट। इसको कहते हैं सबसिस्टेंस। इसमें फर्दर दो टाइप होते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्या होता है जी, फार्मर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। Large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Clearly, intensive is prevalent in the thickly populated areas of this monsoon regions, like Southeast Asia, East Asia. If I talk about the primitive subsistence, it is shifting. Primitive बिल्कुल, वहाँ पर intensive था, यहाँ पे primitive, आदिवासी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता ही है, जंगलों में जहाँ पर एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल है, क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जैसे ही बारिश पड़ेगी फिर से हो जाएगा। प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग, एशेज आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल, उससे आप क्रॉप लगाओगे। द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। द शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही स्लैश एंड बर्न कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, मिल्पा मेक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लडांग मलेशिया में। इसके अलावा भी जूमिंग नॉर्थ ईस्ट में, राइट, ये भी हमने पढ़े थे। उसके बाद नोमैडिक हर्डिंग भी एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरह है, सेमी एरिड एरियाज या एरिड एरियाज में, राइट, और इवन कश्मीर में, प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। फिर आता जी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. जहाँ पर आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब जैसे चाय, उससे प्रोडक्शन ऊपर पत्तियाँ उतार के, कॉफ़ी, ये प्लांटेशन, रबर, राइट। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, जहाँ पर आप एक क्रॉप के साथ दूसरे क्रॉप्स भी लगा रहे हो, राइट। वीट एंड मेज आर ग्रोन areas, major areas where commercial
फार्मिंग इज डन इज टेम्परेट ग्लासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज में, क्योंकि आबादी बहुत कम है, खुला इलाका है, वहाँ पर खेती की जा रही है, उसको कहते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग। और प्रोडक्शन किस चीज़ के लिए? बेचने के लिए। उसके बाद आता है मिक्स्ड फार्मिंग, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स। एक तो फूड क्रॉप लगा लो और साथ में फॉडर क्रॉप लगा लो ताकि एनिमल्स को भी देख लो। प्लांटेशन, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू नट्स, ये सब। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड, द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील एंड देन टी इन इंडिया। अब क्रॉप्स के कंडीशंस क्या चाहिए? मेजर क्रॉप है वर्ल्ड का राइस, स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, गर्मी में लगता है, हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी बारिश खूब चाहिए, अलूवियल सॉइल अच्छा जहाँ पे पानी रिटेन हो सके वहाँ पर लगेगा। चाइना लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय देन फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। उसके बाद वीट की बात करें तो ठंडे इलाके में लगता है मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल चाहिए। यूएस में, कनाडा, अर्जेंटीना, ठंडे जितनी कंट्रीज हैं वहाँ पर खूब लगता है। इंडिया में सर्दियों में लगता है ऊपर। मिलेट्स की बात करूँ तो कोर्स ग्रेन है, कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल सॉइल, सैंडी सॉइल्स में भी। हार्डी क्रॉप, लो रेनफॉल और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया, अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइका। मेज़, जिसको चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल भी कम, लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज़ इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, बारिश खूब चाहिए। ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक and alluvial soils. China, USA, India, Pakistan, Brazil, Egypt are the leading producers of cotton. जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर, जिसमें पानी खूब चाहिए, गर्मी भी खूब चाहिए, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। हु डिस्कवर्ड कॉफ़ी? राइट, डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी, कुछ कहते हैं अरब गोट हर्डर था, उसने antics of his flock, tasted the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding. The sense of exhilaration he proclaimed as the discovery to the world. ये ऐसे हुआ था जी बकरी के कारण। नेक्स्ट है ये कॉफ़ी। इंडिया में आपको याद होगा, ये भी पेपर में 11th क्लास में दी, और रोबस्टा, अरेबिका और लिबेरिका, 3 वैरायटी ऑफ कॉफ़ी। लगता ये भी स्लोप्स में, वार्म क्लाइमेट चाहिए, वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, राइट। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, देन कोलंबिया एंड इंडिया। टी रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। स्लोप्स पे ही लगता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन एट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। This can be achieved in many ways. Number of crops grown, improving the irrigation facilities, use of fertilizers, crops and laws. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holdings, mostly for subsistence. Large holdings are more suitable for commercial agriculture. A farm in India. Farmer takes advice of his friends and elders as well as government agriculture officers regarding farming practices. He takes the tractor on rent for plowing his field, and though some of these friends still use traditional method using plows. तो इंडिया का एग्रीकल्चर के बारे में बात की, डू नॉट हैव अ लैक storage facilities. They are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. फार्म साइज 250 हेक्टेयर्स। यहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है, सारा मशीन से, हवाई जहाज से किया जाता है। ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. Plan a scientific fertilizer program.
Computer is linked, which gives him a precise picture of his field. Uses tractors, seed drills, delivers, levelers, combined harvesters and all. Stored in the automated grain storage, dispatched to the different agencies. Works like a businessman, not like a peasant farmer. तो ये था जी एग्रीकल्चर पे. सिंपल है टॉपिक. टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने समझे, टाइप्स ऑफ क्रॉप समझे, बेसिक आइडिया मिला कौन कौन से क्रॉप्स लगते हैं. चलिए अब 5वें चैप्टर पे इंडस्ट्रीज़ को कवर करेंगे. स्टार्ट करने से पहले फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है तो इस कोड को पक्का लगाएं, प्रतीक तक्षशिला, टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन अनअकैडमी प्लस. I'll have a comprehensive sessions with you people for this session. राइट. चलिए फिर शुरू करें इंडस्ट्री. तो चलिए दोस्तों इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर ले. लोकेशन क्या होती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ की, क्या क्या चीज़ है. इस बार इंडस्ट्रीज़ पे NDA में क्वेश्चंस काफ़ी थे. द बुक यू यूज़ फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. आपके पास जो किताब है वो भी एक मैन्युफैक्चर हुई है. राइट. कट डाउन ट्रांसपोर्टेड टू पेपर मिल, पल्प मिल. तो फिर उसके बाद वुड को प्रोसेस किया गया, फिर उसको मिक्स किया गया केमिकल, फिर उसको पेपर बनाया गया बाय मशीन. सो फाउंड इट्स प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइंस ऑफ द पेज. तो अब बात करें तो एक सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, क्योंकि पिछला जो एग्रीकल्चर था दैट वाज प्राइमरी एक्टिविटी. उसमें हमने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें. इसमें रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है. पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक. राइट. पेपर मेड फ्रॉम पल्प, क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव वैल्यू एडेड टू देम एज ईच स्टेज. In this way, the finished product has more value, utility than the raw material than it is made from. Ultimately, industry refers to economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals and the services. Iron and steel industry है, coal mining industry है, tourism industry भी है, ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है. अगर हम रॉ मटेरियल बेस देखें, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस है उससे बन रहा है, प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स. लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन ऑयल, राइट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारा आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. दूसरी तरफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील, राइट. इसी प्रकार मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, सी एंड ओशन आर देयर. इसी प्रकार फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट से मिलता है, पेपर, पल्प, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर. ये साइज़ की बात करें तो साइज़ के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. राइट. कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. जो कॉटेज इंडस्ट्री किसको कहते हैं दोस्त, जो आपका कॉटेज इंडस्ट्री में यूज़ होता है. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ होता है ये भी समझ आते हैं. लिज्जत पापड़, चरखा जैसे है, तो कॉटेज मतलब लघु उद्योग, घर पे जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उसको कहते हैं. जैसे ये मखाने आपके सामने दिख रहे हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल है. राइट. दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेस, इनमें कैपिटल और टेक्नोलॉजी बहुत कम लगती है. इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर इन स्केल. सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अगर मैं ऑनरशिप की बात करूं तो दोस्त प्राइवेट ऑनरशिप है, उसको इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, सेल है, ये सरकारी पब्लिक सेक्टर ओन्स है. कुछ जॉइंट सेक्टर जिसमें सरकार भी है और प्राइवेट सेक्टर भी, जैसे मारुति उद्योग कोऑपरेटिव्स आता है जॉइंट सेक्टर में. इसी प्रकार कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, आनंद मिल्क, अमूल याद होगा, यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, दीज आर कोऑपरेटिव. तो ऑनरशिप बेसिस पे इन्होंने बताया गया. आगे अगर बात करें तो लोकेशन किस किस पे डिपेंड करती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है. मार्केट अगर इंडस्ट्री के पास है तो अच्छा चीज़ है, उसके लिए फेवरेबल है. कैपिटल वहाँ पर पैसे इजीली अवेलेबल हो, लेबर इजीली अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, पावर हो, लैंड हो, ट्रांसपोर्ट हो, तभी वहाँ पर इंडस्ट्री आएगी. दीज आर द फैक्टर्स विच प्ले अ वेरी बिग रोल. कई बारी सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ पर इंडस्ट्री लगे. जैसे वो सब्सिडाइज पावर देगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करेगी,
मे बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, लोगों तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मोस्टली इंडस्ट्रीज अभी शहरों में है। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है जी। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट। In case of the textile industry, the inputs may be cotton, human labor, factory or transport costs. The processes include ginning, spinning, weaving and dyeing and printing. अब अगर मैं इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करूं तो वो कौन कौन से हैं? मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न रीजन मतलब न्यू इंग्लैंड स्टेट्स, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, और ये अगर आप देखो इसको एंग्लो अमेरिकन कहा जाता है या न्यू इंग्लैंड स्टेट्स कहा जाता है। मैसेचुसेट्स, इधर काफ़ी बड़े बड़े शहर, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बॉस्टन, सब इधर हैं। इधर आप देखो तो ये कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस से ये कैलिफोर्निया में आते हैं, सैन फ्रांसिस्को। ऊपर वैनकूवर के पास है सियाटल यहाँ पे। तो ये वैसे फेमस शहर है, पता होना चाहिए अमेरिका के कौन से वेस्ट कोस्ट पे, कौन से ईस्ट कोस्ट पे। उसी प्रकार ये कैपिटल्स हैं, मोस्टली लीमा जैसे पेरू की राजधानी है। ये भी बाहिया कोस्ट याद रखिएगा, किसका, ब्राज़ील का, राइट। सो ट्राई टू सी दीज, मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। बड़े बड़े दुनिया के शहर हैं जो इंडस्ट्रियलाइज शहर हैं। इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन है मुंबई टू पुणे क्लस्टर, बेंगलोर से तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये सारा। एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ये कई बारी पेपरों में, छोटे पेपरों में भी आया था, कई बारी सीडीएस में भी। कौन सी गैस लीक हुई थी, राइट, दैट वाज मेथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, अलॉन्ग विद हाइड्रोसाइनाइड, दिस वाज रिलीज। कहाँ पर, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जिसमें गैस लीक हुई थी। आज भी इसके रेपरकशंस देखने को मिल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें मेजर इंडस्ट्रीज़ की, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये तो ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया इमर्जिंग है, कहीं पर भी बन रही है अब इंडस्ट्रीज़ ये। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करूँ, जर्मनी, USA, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल, इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। मेजर हब अगर बात करूँ तो सिलिकॉन वैली और बेंगलोर रीजन है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आयरन इंडस्ट्री, it includes the inputs, processes, outputs, right। feeder industry whose products are व्हाट्सअप कर सकते हैं ये सभी, क्लियर है जी। the inputs for industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone along with the labor, ये एक input है इधर। converting iron to steel involves many stages, raw material is put in the blast furnace, और आपको पता ही है ये एक बैकबोन इंडस्ट्री है, राइट। उसके बाद अगर देखते हैं जी, ये दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं आयरन एंड स्टील के। यहाँ पर इंडिया में भी है, इधर छोटा नागपुर की तरफ। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये स्टील प्लांट्स भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रुड़केला, बोकारो आर इन 4 स्टेट्स। ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है जी, ठीक है जी। बर्नपुर आपको पता होना चाहिए, जमशेदपुर आपको भी पता, झारखंड में फेमस, रुड़केला उड़ीसा में, बोकारो छत्तीसगढ़। ये बहुत बार पेपरों में आपके NDA में पूछे गए। याद रखिए, जो भिलाई से बोकारो और भिलाई है ये झारखंड बिहार की तरफ है। दुर्गापुर ये किसने बनाया ये भी बता देता हूँ, ये UK ने बनाया, हमारे इंडिया में UK ने। जो भिलाई बोकारो रशिया ने, और जो रुड़केला है वो जर्मनी ने बनाया। ये याद रखिए, ये पेपरों में आ जाते थे, जर्मनी ने बनाया ये, क्लियर है जी। इसी प्रकार साउथ में भी इंडस्ट्री है, भद्रावती कर्नाटका में बहुत फेमस है स्टील प्लांट, विजयनगर, विशाखापट्टनम आपको पता ही है, और सालेम भी पक्का याद रखे, तमिलनाडु में। जमशेदपुर के बारे में बताया कि इसकी लोकेशन कैसे क्यों है। प्राइवेटली ओन्ड, पहला टाटा का था जी, ठीक है जी।
साकची एरिया में, जहाँ पर दो नदियाँ कॉन्फ्रेंस करती, सुबर्ण रेखा और खरकाई। यही इस बारी पेपर में आया, एनडीए के पेपर में, चेक करिए। और बंदा देख के हैरान था ये क्यों पूछ रहा है। दैट वाज द क्वेश्चन इन दिस ईयर्स एनडीए पेपर 2023-2। जमशेदपुर मोस्ट कन्वीनियंटली, क्योंकि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, कोल भी यहाँ पर मिल रहा, सब कुछ इजीली, झरिया से आपको कोल मिल रहा सारा, ठीक है, ये सारा रॉ मटेरियल मिल रहा और हैवी है, तो इसीलिए इंडस्ट्री वहाँ पर होना लाभवंत, राइट। तो ये था जी। इसी प्रकार पिट्सबर्ग का एग्जांपल है जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, हमें ये पढ़ना है। तो ये था जी इंडस्ट्री का। आखिरी चैप्टर क्लास 8वीं का, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आपके पेपर में 2023 में क्वेश्चन आया था, एज सेक्स पिरामिड, जो हम बड़ी कक्षा में भी करेंगे, वो भी यहाँ पर दिया होगा। लॉट ऑफ डेफिनेशंस आर गिवन फॉर दिस। मैं यही कहूँगा, जब आप एनसीईआरटीज़ को एक बारी फाइनल टच देते हैं ना, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं, कैसे करना है। और अगर आप ये कर लिए तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो चीज़ समझ नहीं है वो है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। पॉपुलेशन बेसिकली अल्टीमेट रिसोर्स, लेकिन ये रिसोर्स तभी है अगर वो पॉपुलेशन हेल्दी है, एजुकेटेड है और मोटिवेटेड है, राइट, तभी तो वो रिसोर्स है। रिसोर्स क्या है, जिससे अल्टीमेटली कुछ आउटकम बने। आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, दे डिफर, क्लियर है जी। दे डिफर इन एजुकेशन लेवल्स, एज एंड सेक्स, नंबर एंड करेक्टरिस्टिक। हम प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स को समझेंगे जी। इसके लिए आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी सुनी 2015 में, क्योंकि यार यूथ तो है, लेकिन जब तक वो स्किल्ड नहीं है तो उसकी पॉपुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको स्किल करना है 2016 से 20 तक, उनके अंदर एप्टीट्यूड बढ़ना है, स्किल्स बढ़ने हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज। इसी प्रकार अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो दुनिया में 90% से ज़्यादा आबादी सिर्फ 30% ऑफ स्पेस में है। उसके बाद क्राउडेड कहाँ पर है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका बहुत कम लोग हैं जी, राइट। मैनी पीपल लिव नॉर्थ ऑफ इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। 3/4 of world's people live in the 2 continents only, Asia and Africa. Right, 60% of the people stay in 10 countries. I hope everybody is clear. आइए ज़रा ये भी देखते हैं। Density people per unit area. People living in a unit area of the Earth's surface. It is normally expressed square persons per square kilometer. अगर पूरी दुनिया की एवरेज डेंसिटी बात करूँ 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत नॉर्मल है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, देन फॉलोड बाई ईस्ट एंड देन साउथ ईस्ट, मतलब एशिया ही सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट है। तो डिपेंड किस पे करता है, बिल्कुल जी टॉपोग्राफी। अगर मैदानी इलाका वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी, अगर पहाड़ी इलाका आबादी कम होगी। क्लाइमेट अगर वहाँ पर ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, तो वहाँ पर लोग खूब रहेंगे। सॉइल अगर फर्टाइल है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लोग और ज़्यादा होंगे। पानी की अवेलेबिलिटी है तो भी अच्छी पॉपुलेशन होगी। मिनरल्स अगर ज़्यादा हों तो वहाँ पर भी आबादी होगी। अगर मैं सोशल फैक्टर्स की बात करूँ तो बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली। कल्चर भी अगर होगा तो बहुत अच्छे से पीपल विल बी लिविंग, राइट। जहाँ पर भी कल्चरल सिटीज़ हैं वहाँ पर आबादी ज़्यादा, और इकोनॉमिक अगर वहाँ पर अच्छे हैं। अब अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन चेंज की, ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड द डेथ्स, एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टेडली बट स्लोली, राइट। तो वो चीज़ होती है, अगर आप देखो इतिहास में आबादी बढ़ी कैसे कैसे, ये देख के हैरानी होती है जी। 1000 पे तो 265 मिलियन थी, 1500 में इतना, फिर डबल 1800 में 3, फिर एक साल में डबल हो रही है 1625, उसके बाद 2500। तो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रही है इस समय अगर आप देखो विद ईयर्स।
रीच्ड 1 बिलियन 1804 में। 155 ईयर्स में ही 1959 में ये 3 बिलियन तक पहुंच गई, 3 गुना। 40 साल बाद ये 6 बिलियन तक पहुंच गई, डबल। कारण क्या जी? बेटर फूड सप्लाई होगी, मेडिसिन, डेथ्स बिल्कुल ही कम हो। अल्टीमेटली ग्रोथ होती क्या? बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस, राइट, आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज नेचुरल ग्रोथ रेट। अगर तो बराबर हो तो स्टेडी होती है, अगर इंक्रीज हो रही है तो ये चीज़। एमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स भी, जो लोग छोड़ रहे हैं देश को उसको एमिग्रेंट कहें, जहाँ से आ रहे हैं, जिस कंट्री में आ रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर अगर आ रहे हैं लोग तो इनको इमिग्रेंट्स कहेंगे, राइट। ये इमिग्रेशन हो रहा है। कनाडा में इंडियंस जो एंटर कर रहे हैं वो इमिग्रेंट्स हैं वहाँ के लिए, और हमारे लिए जो जा रहे हैं यहाँ से वो एमिग्रेंट्स हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? एमिग्रेशन। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की बात करें, सभी जगह पर बराबर ग्रोथ नहीं हो रही। कुछ जगह पर बहुत ग्रोथ है, कीनिया जैसे गरीब देश हैं, हाई बर्थ रेट है, डेथ रेट भी है, इम्प्रूविंग हेल्थ रेट केयर उससे हो रही है, बढ़ रही है। यूनाइटेड किंगडम में पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल स्लो, क्योंकि ना डेथ रेट है ना बर्थ रेट है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमें समझ आना चाहिए पॉपुलेशन उनके एज के हिसाब से वहाँ पर कैसी है, सेक्स के हिसाब से कितनी फीमेल्स है कितनी मेल्स हैं, लिटरेसी लेवल कैसा, हेल्थ कंडीशन कैसी, ऑक्यूपेशन कैसा, इनकम लेवल, तभी तो आपको समझ आएगा आबादी कैसी है, राइट। एवरी उसको प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट किया गया। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को हम समझने के लिए यूज़ करते हैं मेल्स और फीमेल्स, एज ग्रुप, हाउ एजुकेटेड आर दे, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें। स्टडिंग द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इज़ बाय 8-6 पिरामिड। आप उसको वेरियस एजेस में बांट देते, जैसे ये इधर क्या है, ये एज ग्रुप है और इधर परसेंटेज है। इस तरफ फीमेल्स हैं, इस तरफ मेल्स हैं। अगर हम देखें यहाँ पे 0 पे तो बहुत ज़्यादा बर्थ रेट है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं लोग कम होते जा रहे हैं। सो दैट इज़ दिस थिंग, पॉपुलेशन पिरामिड। टेल्स द स्टोरी, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा उस कंट्री का कैसे है। अगर आप 15 साल से नीचे देखो तो आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ्स बहुत ज़्यादा, और टॉप में शो कर रहा है कि वहाँ पर एज पीपल अबव 65, डेथ्स बहुत ज़्यादा क्योंकि बंदे हैं ही। ऑल्सो टेल्स यू डिपेंडेंट्स आर देयर इन अ कंट्री। देयर आर 2 ग्रुप्स, यंग विच आर बिलो एज and they are age above, working are economically active, in which the death rates are high, is broad at the base and narrow towards the top, because many children are born and large percentage of them die in their infancy. ये आपको जो पिरामिड दिख रहा है ये यही दिख रहा है कि बर्थ रेट तो हाई है ही है, लेकिन डेथ रेट भी बहुत हाई है। इसी प्रकार अगर दूसरा देखें, डेथ रेट्स are decreasing, the pyramid is broad in the younger age group, यहाँ पर एज ग्रुप में ब्रॉड है। इसी प्रकार अगर मैं जापान की बात करूँ तो आपको दिख रहा है लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस एंड डेथ रेट्स बहुत कम है, वो ऐसा है। स्किल्ड हो, स्पिरिटेड हो, होपफुल यंग पीपल, वो हमारा फ्यूचर बढ़ाएंगे। आर फॉर्चुनेट हैव सच अ रिसोर्स, हमारे पास पॉपुलेशन है, एजुकेटेड है, स्किल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। रादर एक वर्ड हम बार बार पढ़ते हैं क्लास में, डेमोक्रेटिक डिविडेंड, डेमो और डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब क्या है, जो 15 से लेके 60 साल तक जो काम करने वाली आबादी है वो इस समय इंडिया के पास मैक्सिमम है, और ये अगर ज़्यादा है तो ये लोग जब भी काम करेंगे टैक्स भी पे करेंगे, उससे क्या होगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगी देश में। डिपेंडेंट्स कम है, छोटे बच्चे कम हैं और बुज़ुर्ग कम हैं, ये लोग सब इधर आउटपुट, मतलब लेस डिपेंडेंट्स एंड मोर, ये इकॉनमी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा। बाकी दुनिया में क्या, डिपेंडेंट्स ज़्यादा है और काम करने वाले कम हैं,
तो वो गवर्नमेंट ज़्यादा इकॉनमी ग्रो नहीं हो सकती, क्योंकि काम करने वाले कम है, ये तो पेंशन्स लेंगे कुछ ना कुछ, सरकार के ऊपर लायबिलिटी है, राइट। सो दैट इज़ हाउ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो इस समय इंडिया के पास काफ़ी हाई है। दिस इज़ द टाइम टू ग्रो। तो ये था जी हमारी क्लास 8वीं के चैप्टर्स जो हमने डिस्कस किए सारे ज्योग्राफी पे। अगर आप लोगों को ये पसंद आए मेरी सीरीज़ तो ज़रूर लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और याद से इस कोड को पक्का लगाइएगा। अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे प्रतीक तक्षशिला कोड लगाइए। और अगर कोई ऑफलाइन जुड़ना चाहता है, चंडीगढ़ में ऑफलाइन सेंटर अनअकैडमी का, जहाँ पर मेरी टीम तक्षशिला आपको पढ़ाएगी। मैं कह रहा हूँ 100% रिजल्ट एश्योर्ड अगर आप सच में पेपर को क्रैक करना चाहते हैं इसी बार। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।